spherical wavefront. This type of wavefront is obtained by point. सर ये तुम्हारे लिखवा देंगे आप। हाँ ये लिखवाना है। हाँ ये लिखवा चुके हैं। बहुत सारे लिखवाए सर। तो इसको हटा देते हैं। ये सर्कल से प्राय पॉइंट सोर्स है। हाँ ठीक। ये भी मैं सर। ठीक। तो come on direct to single slit diffraction. Okay. So let the single slit is exposed by parallel rays. The slit width यहाँ पर एक फिगर बना है। This is the screen. This is incident wave. Parallel. अब यहाँ से हमें हाइगेन्स प्रिंसिपल यूज करना है, ठीक है। तो ये वेव फ्रंट आएगी और स्लिट से पास होगी और यहाँ पर एक सुपर लेंस हम लोग लगा देते हैं क्योंकि वो कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि इसको लार्ज नंबर ऑफ सेकेंडरी, क्योंकि जरा हाइगेन्स प्रिंसिपल को याद कीजिए। हाइगेन्स प्रिंसिपल ये कहता है कि वेव फ्रंट पर हर पॉइंट सेम फेज में वाइब्रेट करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि इस स्लिट से जो वेव फ्रंट निकल रही है उस वेव फ्रंट पे ढेर सारे पॉइंट जो सेकेंडरी सोर्स का काम करेंगे वो लेते हैं, ठीक है। ओके, तो लेट देयर is an secondary sources and separation between them is delta, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए, ये हमने दिया है 3 पॉइंट, तो ये है सेपरेशन डेल्टा, 2 डेल्टा मिला, ठीक है। अगर 3 सेकेंडरी पॉइंट लेंगे इक्वल डिस्टेंस में तो उनके बीच का 2 सेपरेशन हो जाएगा, डेल्टा इसके बीच और डेल्टा इसके बीच, लेकिन पॉइंट है, ठीक है। अगर 3 पॉइंट है, 4 पॉइंट है तो क्या होगा? वी आर गेटिंग 3 सेपरेशन। इसके और इसके बीच में हमने n पॉइंट ले रखा, दैट इज n, ठीक है। तो पॉइंट इज n। तो ये टोटल विड्थ b डेल्टा से किस तरह से रिलेशन होगी? b इक्वल टू
n माइनस 1 इंटू दैट। ठीक है, ओके। लेट दिस इज पॉइंट A1, this is A2 and this is AN। यहाँ से ऐसे आएगी, फिर किसी पॉइंट P पर ऐसे मिलेगी, यहाँ से भी ऐसे आएगी और इसी पॉइंट पे मिलेगी, और यहाँ से भी इस तरह से आएगी और इस पॉइंट P पर मिलेगी। ओके, अब हो क्या रहा है कि हर सेकेंडरी पॉइंट से निकलने वाली लाइट पॉइंट P पर आ करके सुपर इम्पोज कर रही है, और उस सुपर इम्पोज करने की वजह से वहां पर इंटेंसिटी मिल रही है। ठीक है, तो हम ये चीज तभी लगा पाएंगे जबकि हमें इस रे से और इस रे के बीच में कितना फेज डिफरेंस है ये पता कर लें। ठीक है, क्योंकि फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में रिलेशन है। तो हम क्या करेंगे, जैसे ये है, इसको भी कंसीडर करते हैं, तो इस पे परपेंडिकुलर डाल दीजिए ऐसे, और ये हो गया A2 प्राइम। और हम ये जानते हैं कि स्क्रीन के सेंटर से जो डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलता है वो मिलीमीटर के रेंज में मिलता है, और जबकि इसके और इसके बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर हम इस पे परपेंडिकुलर डाल दें तो ये जो सेपरेशन है, ये सेपरेशन किसके बराबर होगा, दोनों के बीच, यानी दो रे के बीच जो A1 और A2 से निकल रही है उसके बीच का पाथ डिफरेंस। नथिंग, कुछ नहीं समझ में आया। हम पाथ डिफरेंस निकालेंगे, उसके बाद फेज डिफरेंस निकालेंगे, उसके बाद हर पॉइंट से निकलने वाली वेव का इक्वेशन निकालेंगे, उसके बाद सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाकर वहां पर इंटेंसिटी का रिजल्ट निकालेंगे। ये वर्किंग प्रोसीजर है। तो हमें हर पॉइंट से जो रे निकल रही है वो तो यहाँ पर सेम फेज में वाइब्रेट कर रही है, लेकिन अलग अलग डिस्टेंस चलने की वजह से उसके बीच में पाथ डिफरेंस आ जा रहा है, और इस पाथ डिफरेंस की वजह से उन दोनों में फेज डिफरेंस आ रहा है। तो यही फेज डिफरेंस अगर हमें मालूम हो जाए तो पॉइंट P पर वो किस फेज में मिल रही है, यानी पॉइंट P पर ऐसे मिल रही है या पॉइंट P पर ऐसे मिल रही है। ये है डिस्ट्रक्टिव और ये है कॉन्स्ट्रक्टिव। तो वहां पर इंटेंसिटी 0 होगी या ज्यादा होगी ये पता कर लेंगे, लेकिन उसके पहले हमें ये पता होना चाहिए ना कि इस वेव और इस वेव के में कितना फेज डिफरेंस है, क्योंकि ये 180 है और यहां पर कंटिन्यूअसली पॉइंट इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे सभी इक्वी डिस्टेंस लिए गए हैं, तो एक दूसरे रे से सभी सेम फेज डिफरेंस पर P पर पहुंचेंगे, लेकिन ये इससे जितना फेज डिफरेंस पर पहुंचेगी उसके दूना फेज डिफरेंस इसका होगा, उसका 3 गुना इसका होगा, उसका n-1 गुना इसका होगा फेज डिफरेंस। तो पहले हम पाथ डिफरेंस निकालते हैं। तो ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन किसका है, इंसिडेंट रे का है, क्योंकि ये रे इस डायरेक्शन से आ रही है, और ये जो एंगल है वो इंसिडेंट रे और डिफ्रेक्टेड रे के बीच का एंगल है। ठीक है,
भाई यही है ना, थोड़ा सा दिमाग करेंगे। ये है इंसिडेंट रे, ये है डिफ्रेक्टेड रे, तो ये एंगल हो गया थीटा। ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत है? क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब आपने क्या किया है कि आपको निकालना है कि ये एंगल कितने के बराबर है। ये लाइन इस पर परपेंडिकुलर है और ये वाली लाइन इस लाइन पे परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल भी थीटा के बराबर होगा। वो ऐसे बनता है, दैट इज A1 A2 dash, this is A2 dash, this is 90 degree and this is delta, this is theta। इस वाले का फिगर, ठीक है। तो यहां से जो रे निकल रही है और यहां से जो रे निकल रही है उसके बीच सिर्फ पाथ डिफरेंस ही है। नो, जैसे लग रहा है कि कुछ आपको समझ नहीं आ रहा, दिक्कत हो रही है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। कुछ भी समझ नहीं आ रहा। पहला चीज हाइगेन्स प्रिंसिपल क्या है? हाइगेन्स प्रिंसिपल क्या है? वो तो समझ में आता है सर कि ठीक है, उसी का एप्लीकेशन आपको करना है। आप ये जानते हैं कि कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाने के लिए या प्राप्त करने के लिए हमें ये मालूम होना चाहिए कि पहली वेव और दूसरी वेव के बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा, तभी तो सुपरइम्पोज करा पाएंगे। तो हमें इसमें हमने किया क्या है कि इस पूरे स्लिट को जिससे वेव फ्रंट होके जा रही है, पॉइंट नंबर 1 हाइगेन्स का लगाया गया कि एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट इज वाइब्रेटिंग इन द सेम। तो हम एन पॉइंट सेलेक्ट कर, अब हर पॉइंट से निकलने वाली वेव पॉइंट बी पर पहुंच रही है, लेकिन वह अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। अगर अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है तो पाथ दोनों का अलग अलग होगा। तो पाथ डिफरेंस अगर हम किसी तरह से कैलकुलेट कर लेंगे तो फेज डिफरेंस मिल जाएगा, क्योंकि रिलेशन पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में होता है। तो पहला कोशिश हमें ये है कि ये जो रे पहुंच रही है P पर और ये जो रे पहुंच रही है P पर, इन दोनों के बीच पाथ डिफरेंस कितना है। ठीक है, ओके। अब प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर ये है कि ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है और ये डायरेक्शन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये डायरेक्शन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। ये कितना एंगल है? थीटा। ये कितना हुआ? 90 माइनस थीटा। ये 90 है तो ये कितना हुआ? थीटा। ओके, कोई दिक्कत नहीं यहां पर। अब ये डिस्टेंस ही, हाँ, पाथ डिफरेंस है। यहां से जो रे निकल रही है और यहां से जो रे निकल रही है, क्योंकि डिस्टेंस तो बहुत दूर है। ठीक है, ओके। सो द पाथ डिफरेंस between two rays coming out from A1 and A2 is A2 prime and A2 prime is equal to, this is delta। तो ये कितने के बराबर होगा? साइन डेल्टा साइन थीटा। ठीक है,
यहां तक कोई दिक्कत है? ये समझना बहुत जरूरी, क्योंकि ये समझ लेंगे तो आप स्लिट तक आराम से समझ लेंगे। कोई भी क्वेश्चन इससे और इससे आ जाएगा। ठीक है, ओके। द फेज डिफरेंस तो रिलेशन क्या होता है? फाई इक्वल टू ट्वाइस पाई बाई लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। ठीक है, तो दिस विल बी फाई इक्वल टू ट्वाइस पाई बाई लैम्डा, पाथ डिफरेंस कितना हो गया? डेल्टा साइन। ठीक है, या फाई इक्वल टू ट्वाइस पाई एन डेल्टा साइन थीटा डिवाइडेड बाई लैम्डा एन। एन से डिवाइड और एन से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ओके। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है कि हम इससे जानते हैं इफ एन इज वेरी लार्ज। क्यों? क्योंकि हमने अपनी आसानी के लिए एन पॉइंट लिया था, लेकिन एन पॉइंट तो होंगे नहीं, पॉइंट तो होंगे इनफाइनाइट। ठीक है, n is large, then delta is very small. Delta is very small. So B is equal to n into delta. वजह क्या है? ये कह रहा है n में से घटा दीजिए और n इनफाइनाइट है। समुद्र में से एक बाल्टी पानी निकाल लीजिएगा तो क्या असर होगा? कोई असर नहीं होगा। तो ये अप्रॉक्सीमेशन एकदम वर्किंग अप्रॉक्सीमेशन, कि इसमें से कोई अंतर नहीं होगा। ठीक है, ओके। तो हम लोग कर क्या रहे हैं? हम लोगों का सिर्फ और सिर्फ एम ये है कि फेज डिफरेंस को नोन क्वांटिटीज में निकालना, कि जो क्वांटिटीज नोन है उसमें निकालना। देन फाई इज इक्वल टू ट्वाइस पाई डेल्टा एन इज इक्वल टू बी लैम्डा एन साइन। ठीक है, ये निकल गया। देखो भाई, ये टॉपिक अगर कहीं समझ में नहीं आ रही है, ठीक है, तो जरूर एक बार बातचीत करते रहिएगा, क्योंकि मैं इसको रिवाइज करने पर जोर इसलिए दे रहा हूं कि ग्रेटिंग और एंड स्लिट इसी कंसेप्ट से सॉल्व हो जाएगा। यहां तक रिजॉल्विंग पावर से लेकर के बहुत सी चीजें इसी से सॉल्व होंगी। ठीक है, ये बैकबोन है। अगर नहीं समझ में आ रहा है या कहीं दिक्कत हो रही है, क्योंकि ये बहुत ही एकदम मैकेनाइज्ड सिस्टम है, माने मशीन की तरह वर्क कर रहा है। हाइगेन्स प्रिंसिपल, डिवाइड द स्लिट इन n टाइम एंड कैलकुलेट द फेज डिफरेंस फ्रॉम टू सक्सेसिव पॉइंट। ये 3 स्टेप हैं अब तक हमने किया है। ठीक है, लिखेंगे इसी तरह से। फिगर आपको जैसे बनाना हो बना लीजिएगा, लेकिन वो फिगर बनाना ठीक है। ओके, कोई दिक्कत है? जहां भी दिक्कत हो बोलिए, क्योंकि ये मुझे मालूम है कि यहाँ पर थ्योरी में थोड़ा परेशानी होती है, और परेशानी का कारण है
हम कुछ कर नहीं रहे, जो कहा गया है हाइगेन्स में सुपरपोजिशन में बस वही कर रहे हैं। हम अपनी तरफ से कोई कंसेप्ट नहीं कर रहे, ठीक है, जो कंसेप्ट है वही लगा है और बहुत सिस्टमैटिक है, इसमें कोई इधर उधर कहीं नहीं है। अगर आपको स्टेप याद रहेगा तो ये तड़ातड़ होते चले जाएगा, बस एक दो बार देखने की जरूरत है। ओके, इसको मिटाए हम। ओके, तो अगर प्रॉब्लम है एक बार घर पे जाकर फिर से लिखिएगा, अगर प्रॉब्लम होगा इधर कौन बताइए सर? हाँ उधर नहीं, तो इसको हम फिर से एक बार समझाएंगे वजह क्या है, क्योंकि ये एन स्लिट का भी इसी तरह से निकलेगा, डबल स्लिट का भी इसी तरह से निकलेगा, रिजॉल्विंग पावर इसी से डिफाइन होगा। सर डबल स्लिट बेसिकली यूज किया जाता है एकदम इसी तरह से, एकदम उसका भी सॉल्यूशन है एकदम। सर उसमें जो निकालते हैं लोग नंबर ऑफ जो सब इसी से ई प्लस डी करते हैं ना, वो कैसे करते हैं? जो कुछ निकालिएगा एकदम सब इसी से, मतलब वो कैसे निकलता है? उस पर तो हमको पढ़ाना ही है, वो तो अपने आप निकलेगा, पहले यहाँ से हम क्लियर हो गए, ठीक है। ओके, द wave reaching at point P from source A1 is E1 is equal to A, ठीक है, and sin ओमेगा पॉइंट P पर ये वेव पहुंच रही है, ठीक है। ये हम मान रहे हैं क्योंकि हम वेव का इक्वेशन लिखते हैं E इज इक्वल टू A sin kx माइनस ओमेगा। हमारा x स्क्रीन पर 0, ठीक है, x को स्क्रीन पर, क्योंकि स्क्रीन पर हम पोजीशन बनाए हैं। ये वेव क्या बताती है कि पॉइंट x पर वाइब्रेशन इसके द्वारा दिया जाएगा, ओमेगा फ्रीक्वेंसी के द्वारा दिया जाएगा। तो पॉइंट x हमने सेलेक्ट किया है स्क्रीन और उसको हम 0 कर दे रहे हैं क्योंकि हमारी आसानी हो जाएगी। उसको आप कुछ भी कर सकते हैं, डिस्टेंस भी सकते हैं, लेकिन उसको लिखने से कोई फायदा नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ओके ओके, फ्रॉम A2 that E2 is equal to, this is actually cos omega t, A, then this is cos omega t minus phi. This is E3 from A3 is equal to A cos omega t minus 2 phi. E3 है तो 2 phi dash 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 from A n E n is equal to A cos omega t minus n minus 1। ये n है तो यहाँ n minus 1 आ जाएगा, ठीक है। अभी भी आप लोगों का थोड़ा सा मुझे नहीं लग रहा है कि आप लोग ठीक है। ये स्टेप क्या है? ये स्टेप है कि हर सेकेंडरी सोर्स से निकलने वाली वेव पॉइंट P पर किस फेज में पहुंच रही है, क्योंकि ये तो सिंपल अपने ही फेज में पहुंचेगी, ये इतना डिफरेंस के साथ पहुंचेगी, ये फ्यू टाइम डिफरेंस के साथ पहुंचेगी, क्योंकि सारे पॉइंट इक्वल डिस्टेंस के लिए हैं, इसलिए एक दूसरे से सब फाई का फेज डिफरेंस बनाएंगे। तो जैसे जैसे आप इस पॉइंट से नापेंगे, इसमें फाई होगा, इसमें 2 फाई होगा, इसमें 3 फाई होगा और इसमें m-1 फाई होगा,
और ये सारी वे वहां पर जाकर के सुपर इम्पोज कर जाएंगी, वही लिखा these waves will सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अब यहां लगाना है। ओके, सो E is equal to E1 plus E2 plus En। अब तक आपने देखा कि कहीं भी किसी ऑप्टिक्स के रूल के अलावा हमने कोई दूसरा चीज निकाला है नहीं। पॉइंट फर्स्ट पे क्या डिफाइन किया है, स्लिट पर हर पॉइंट सेकेंडरी सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है। दूसरा पॉइंट क्या है, हर पॉइंट से निकलने वाली वेव के बीच फेज का डिफरेंस क्या है जो पॉइंट P पे पहुंचे, ठीक, उसका इक्वेशन लिखा है और सुपरपोजिशन, ठीक है। एवरी स्टेप इज क्लियर। ओके, रखने के बाद थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिएगा, लाइफ भर नहीं मिलेगा क्योंकि ये ऐसा चीज नहीं है कि जो बहुत टफ है आपको लगेगा, क्योंकि मुझे भी लगा था अच्छा लगेगा। मैं पढ़ाते थोड़ा सा मुझे एक्सपीरियंस है और लेकिन स्टेप बहुत क्लियर है, स्टेप बहुत क्लियर है, स्टेप में कोई उलझन नहीं। थोड़ा सा मैथमेटिक्स ये सब ध्यान देने वाली बात है कि कहाँ कहाँ देना। अब लिख दीजिए इक्वेशन A cos ओमेगा t प्लस A हम सब जगह से कहाँ लेते हैं, ठीक है। cos ओमेगा t माइनस 5 प्लस दैट इज cos n माइनस 1 इसका कोई सॉल्यूशन बताएगा कि सीरीज का सम क्या होगा। अगर हम कॉम्प्लेक्स नोटेशन से पढ़ाते तो सीधा सीधा सॉल्यूशन निकालते, यानी उसको सॉल्यूशन ड्राइव करके निकालते थे, लेकिन इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। अगर किसी को सीरीज, कॉस सीरीज और साइन सीरीज का सम मालूम है तो वो निकाल सकता है। दैट इज ए साइन कितना होगा, एन 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन 5 कॉस का समीशन, साइन या कॉस दोनों में आप लिख सकते हैं, ये कॉस ही होता है, साइन ही होता है। और अगर ये बात हो रही है तो तुरंत हम कॉम्प्लेक्स नोटेशन में चले जाएंगे। कॉम्प्लेक्स नोटेशन में हर एक स्टेप क्लियरली सॉल्व करके दिखा देंगे, बढ़ जाएगा थोड़ा सा, बस यही होगा, लेकिन एग्जैक्ट आप समझ जाएंगे कि कैसे आया। आपकी मर्जी, बोलिए। नहीं सर, ऐसा नहीं है। हाँ, ये सर ये रख सकते हैं, ये रख सकते हैं। यस सर। या अभी तक रखने में क्यों भरोसा कर रहे हैं, मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा। स्टेप्स आर वेरी क्लियर। ये वाला वो भी बहुत न रखने की कोशिश हम बताते हैं, वो कॉम्प्लेक्स में है, बहुत आसानी से सॉल्व है, क्योंकि उसमें आपको सब नोन क्वांटिटीज, मतलब उसमें आपको सिर्फ ज्योमेट्रिकल सीरीज लगानी है और फिर कॉम्प्लेक्स को साइन में बदल देना है, वो बदल दे, आप वैसे ही आ जाएगा।
इनसे एक्सपेंशन इंतजार पड़ेगा समय समय सब संजय ही नहीं कर cos omega t minus that is n phi by t। अगर यहाँ कोई नोटेशन का चेंज हुआ तो हम फर्दर उसको चेंज करेंगे। वो n माइनस वन आता है, एक्चुअली n माइनस वन फाइव आता है, ठीक है, लेकिन उसको n ही रखें, बाद में देखेंगे क्या होता है। तो ये क्लियर है। अब आप लोगों ने लगभग इसको पास कर लिया है। द एम्पलीट्यूड ऑफ resultant wave, that is E naught is equal to A sin n phi by 2 divided by sin phi by 2. If phi is small, then sin phi by 2 is nearly equal to phi by 2। ये अप्रॉक्सीमेशन यहाँ लगाना। So E is equal to A sin n phi by 2 divided by phi by। अब आइए हम लोगों ने जो इक्वेशन लिखा था, फाई क्या है? फाई इक्वल टू ट्वाइस पाई बाई लैम्डा एन बी साइन यही है ना? अभी निकाल करके ये लिखा था। सो व्हाट इज फाई बाई 2? दैट इज पाई b sin theta by n lambda, ठीक है? ये क्या है? hence E is equal to A sin n phi by 2 pi b sin theta divided by n, capital N, this is lambda in bracket, and A, that is pi by 2 pi b sin theta divided by n lambda. Okay, this E is written, इस n को यहाँ ले आ सकते हैं, n into sin n कैंसिल हो गया, pi b sin थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय लैम्डा, ओके, एंड दिस इज pi b sin थीटा बाय लैम्डा। व्हाट इज NA? A is the amplitude that is coming from secondary source. There are n number in total slit. So this is the amplitude which is coming out from the slit. Okay, this is the amplitude that E is equal to E naught sin beta
divided by where beta is equal to pi b sin theta divided by lambda. This is important and this is ठीक है। तुम्हारे आधा मिनट हुआ रात में ज्यादा देर तक पढ़ना हानिकारक है, अगर सुबह नहीं लगेगी। उल्टा सीधा लिख लोगे तो फिर दिक्कत होगी। ओके, अब बताइए कोई दिक्कत है यहाँ तक? हाँ, क्योंकि इसमें 1-2 दिन देना ठीक है, क्योंकि इससे बहुत सी चीजें रिलेटेड। ठीक है, यहीं तक हम छोड़ देंगे। इसको एक बार प्लीज कितने स्टेप हैं, कहाँ कहाँ क्या किया गया है, इसको जरूर करना, क्योंकि ये टफ नहीं है। सिर्फ ये है उस सीक्वेंस को याद रखना जिस सीक्वेंस में ये किया है। ठीक है, और ये चीज जो हम समझाए हैं वो घटक की ही किताब से की मदद लेकर के समझाए हैं। ठीक है, बाकी जगहों में एक बड़ा शिक्षालेंदर करते हैं, लिखे तो हैं लेकिन लड़के को समझ में आ जाए या आधा वो हो जाए। घटक बहुत अच्छे लिखे हैं, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, मतलब ये वर्ल्ड वाइड आप इसमें पढ़ाई करते हैं। उसी से हम फॉर्मेट में सब पढ़ेगा पूरा समझ, उसी से आपको क्वेश्चन भी आगे अगर कोई इंट्रेंस देने जाएंगे तो घटक से ही आएगा। बहुत क्वेश्चन है जो सॉल्व नहीं होगा, बहुत आसान है, सिर्फ इसको आप याद रखिए, आगे चल के बताएंगे कि कितना एक एक चीज होती है, मतलब कहाँ से चीज, बिल्कुल फिनोमेना क्या है, कहाँ से। हाँ, तो अगर जिनको कंपटीशन में जाना है उनके लिए वो सबसे ठीक।